हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और हम स्मार्ट क्लासेस एंड और हम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 4 और हम इसमें कर रहे थे 6 क्लास की ज्योग्राफी। तो इससे पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर हमारे बन चुके हैं, यानी कि इससे पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जिस बच्चे ने भी वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो चैप्टर देखिए जाके, और उसके बाद हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। मतलब आप लोग देखेंगे, हम तो इसको कर ही रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र। देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मानचित्र, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जो मानचित्र होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से मानचित्र होते हैं और किस मानचित्र में कौन कौन सी चीज़ों को दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर हम सपोज करो कि आपसे अगर बोला जाए कि आपको ऐसा मानचित्र बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक चीज़ें आती हों, मतलब जैसे नदियाँ आती हों, पहाड़ आते हों, पर्वत आते हों, इस तरीके की चीज़ें आती हों, तो आप क्या करेंगे, उस मानचित्र को क्या बोलेंगे। या फिर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक ऐसा मानचित्र बनाना है जिसमें आप पूरे स्टेट को ही दर्शाएंगे या फिर किसी देश को बताएंगे, तो ऐसे मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो हम इसमें ना इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पहले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ लिया था। तो जो ग्लोब था वो क्या होता था, वो पृथ्वी की पूरी एक्चुअल एक्चुअल मतलब एक बिल्कुल अच्छी बिल्कुल सेम आकृति, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा मैप है, यानी कि ये मानचित्र है, और ये क्या है, ये ग्लोब है। तो मानचित्र में और ग्लोब में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो मानचित्र होता है एक समतल चीज पे बना हुआ होता है, लेकिन इसमें है ना, चीजों को जोड़ पाना या पर्टिकुलर जगह को दर्शाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो ग्लोब होता है वो एक्चुअल चीजों को दर्शाता है कि कौन सी चीज पृथ्वी पर कहाँ पर है। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का ही एक छोटा रूप होता है ग्लोब। तो जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना होता है तो हम ग्लोब के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ग्लोब के बारे में ज़्यादातर हम प्रीफेयर करते हैं जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे कि अपने देश या राज्यों या जिलों या शहरों या गांवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी नहीं हो पाता, क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर चीज़ को देख नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में हम एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, उस जिसे हम कहते हैं मानचित्र। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या फिर इसके एक भाग का पैमाने के अध्ययन से चपटी सतह पर खींचा जाता है। तो जिसका चित्र होता है, ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका क्या होता है, ये एक ऐसे जगह होता है जिसमें हम पर्टिकुलर किसी चीज को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लेकिन एक क्या समतल जगह के ऊपर। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरीके से हम चपटा करके नहीं बता सकते। मतलब एक पूरी तरीके से, कोई सपोज करो गोल चीज है, अब वो जो गोल चीज है उसको हम पूरी तरीके से मानचित्र में चपटा करके नहीं दर्शा सकते। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ बड़े क्षेत्र को या फिर और बड़े क्षेत्र को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह होता है जिसे हम एटलस कहते हैं। तो एटलस के अंदर क्या होता है, सारी चीजें होती हैं, और जितनी तरीके के पैमाने या जितनी तरीके के आपके क्या होते हैं, मैप होते हैं, मानचित्र होते हैं, उन सब का पैमाना होता है कि कितनी दूरी के हिसाब से वो बनाया गया। तो एटलस जो था इसीलिए बनाई गई थी, जो एटलस बुक है उसमें स्पेशल ऑफ स्पेशल हम मानचित्र का ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा मानचित्र का रूप आता है वो है भौतिक मानचित्र। देखिए, जो भौतिक मानचित्र होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीजों को दर्शाया जाता है, ये आपकी वर्कशीट में भी आया था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन हम इसको फिर से समझ लेते हैं। जो भौतिक मानचित्र होता है वो मानचित्र कौन सा होता है और उसमें कौन कौन सी चीजों को दर्शाया जाता है। देखिए, भौतिक मानचित्र में पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को क्या होता है, दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक मानचित्र का कोई और दूसरा रूप कौन सा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि उच्चावच मानचित्र के नाम से भी भौतिक मानचित्र को जानते हैं। और भौतिक मानचित्र में किन किन चीजों को दर्शाया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर को क्या होता है, दर्शाया जाता है। तो आपको यहाँ पर नक्शे में दिखाई दे रहा है कि ये उत्तरी पर्वत होता है, ये सतलुज नदी ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, ये थार मरुस्थल है, ये दक्षिण का पठार है, तटीय मैदान है। तो इन सारी चीजों को क्या होता है, कौन दर्शाता है,
ये भौतिक मानचित्र होता है जो भौगोलिक स्थिति को बताता है किसी भी देश या किसी भी जगह की। ठीक है। मानचित्र का जो दूसरा रूप है वो होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। ये कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। तो मानचित्र का दूसरा रूप राजनीतिक, इसके नाम से पता चल रहा है कि राजनीति, तो राजनीति अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीति होती है, अलग अलग सरकार होती है। तो हम इसको देख सकते हैं कि जिस मानचित्र में राज्य, नगर, शहर एवं गांव या फिर विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों को उनकी सीमाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, तो समझना यहां से, उनकी सीमाओं के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये पूरा लद्दाख है, तो लद्दाख ये इतना है ना, तो ये क्या है? लद्दाख की सीमा है। तो ये क्या है? हम इसको बोल सकते हैं लद्दाख का मानचित्र है, यह लद्दाख का क्षेत्र है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, श्रीनगर है, उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है, उसके बाद ये आपका पंजाब है, ये हरियाणा है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ये आपका क्या है? राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है ना, उसके बाद में झारखंड है, उसके बाद ये बिहार है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना, हैदराबाद। तो ये सब क्या है? ये आपके भौतिक मानचित्र की बजाय किस में आते हैं? ये आपके राजनीतिक मानचित्र में आते हैं। तो लेकिन अगर इनकी उच्चावच के बारे में बात करें तो वो भौतिक में पहुंच जाता है कि कौन सी इसमें कौन सी नदियां बहती हैं। तो लेकिन अगर हमारे सीमाओं के द्वारा बात करता है, ये आपको नजर आ रहा है ना, अलग अलग स्टेट अलग अलग कलर की सीमाओं से दर्शाए गए हैं, तो ये क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? देखो इसको समझते हैं हम। थीमेटिक मानचित्र के अंदर किसी रोड या फिर मानचित्र या फिर वर्षा वर्षा मानचित्र या फिर वन या उद्योग को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मतलब थीमेटिक मानचित्र एक ऐसा मानचित्र होता है जिसमें हम सड़कें, वर्षा, वन और उद्योग के बारे में दर्शाते हैं, उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र के आधार से हमें सूचना या नामकरण मिलता है कि दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी कि ये मानचित्र इसके मानचित्र के तीन घटक होते हैं। एक तो दूरी के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है और प्रतीक के बारे में बताता है। जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जूट का उत्पादन होता है, तो प्रतीक एक तरीके से इसका प्रतीक है कि जहाँ पर आपको इस तरीके से गोल गोल नजर आ रहा है वहां पर क्या होगा? जूट का उत्पादन है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए जूट का उत्पादन है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको टीटी जहाँ पर नजर आ रहा है, ये आपका चाय का उत्पादन है। जैसे कि यहाँ पर चाय का उत्पादन है। तो इस तरीके से क्या है? ये आपका सिंबल या प्रतीक है, या फिर जिसके अंदर आपको देखिए इस तरीके से रोड या फिर इस तरीके से रास्ता नजर आ रहा है या फिर जगह की ये दिशा के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा मानचित्र है? आपका थीमेटिक मानचित्र होता है। तो समझ में आया कि जिससे हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है या फिर वहां के बारे में जानकारी देता है, रोड के बारे में, दिशा के बारे में, तो वो थीमेटिक मानचित्र के बारे से हमें पता चलता है। अब हम बात करते हैं दूरी के बारे में। देखिए आपने गूगल मैप यूज किया होगा कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको गूगल मैप की आवश्यकता पड़ी होगी। तो हमें क्या बताता है? देखिए जो गूगल होता है वो क्या बताता है? गूगल जो मैप होता है वो हमें जहां पर हमें जाना होता है, जहां से, और जहां पर हमें उतरना होता है या फिर जहां तक हमें पहुंचना होता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा एंडिंग पॉइंट, तो इसके बीच वो कितनी दूरी है और कितना समय लगेगा, ये सारी चीज कौन बता देता है? गूगल मैप बता देता है। तो ये जो क्या होता है? ये दिशाओं को बताने का या फिर दिशा को किस तरीके से मापा जाता है, ये डिपेंड करता है कि हमने जो मानचित्र बनाया है वो किस पैमाने से लेकर बनाया है। तो कभी कभी ये होता है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं थ्योरी के बारे में। तो मानचित्र एक आरेखन होता है, मतलब एक तरीके से बनाया हुआ नॉर्मली रूप होता है जो कि पूरे विश्व या इसके एक भाग को छोटा कर कर कागज या फिर उसके पन्ने पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है, लेकिन इसमें इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो आपको संभावित रहे, मतलब वास्तविक रहे, वो आपको नजर आए कि हाँ इतनी दूरी पर हो सकता है। तो यह संभावित हो सके कि कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी के व्यक्त करने के लिए, तो उसके लिए एक पैमाने का चुनाव किया जाता है। पैमाना स्थल वास्तविक दूरी को बताता है। मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का जो अनुपात होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है,
तो इसके लिए हमें एक मानचित्र बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करेंगे और इसका अभिप्राय ये होगा कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 5 किलोमीटर होगा। मतलब आप क्या करेंगे, जब ये मानचित्र बनाएंगे तो आप इसमें नीचे नोट करके लिख देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर इजिकल टू होगा आपका 5 किलोमीटर। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे कि भाई जहां पर ही 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी वहां पर 5 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अगर आपको अब सिंपल सी बात, अगर 5 किलोमीटर जाओगे तो सिंपल सी बात 5 से इंटू कर दोगे तो 25 किलोमीटर की दूरी हो गई। अगर आपको कितना जाना है, 5 किलोमीटर की वजह आपको जाना है 20 किलोमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर जाना है। तो आप क्या करेंगे, 5 से 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक एज्यूम मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई कितनी दूरी है और कितनी दिशा, मतलब कितनी टाइम उसको लगेगा और कितना उसके बीच में डिस्टेंस होता है। तो मानचित्र को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें सोचना पड़ता है, हमें उसकी पूरी मेजरमेंट करनी पड़ती है, उसकी दिशाओं की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए और उसकी डिस्टेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या फिर देशों को कागज पर दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर स्थल के बीच 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शाते हैं। मतलब अगर हमें किसी देश को दर्शाना है तो हम बोलेंगे कि अगर 5 सेंटीमीटर एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे कि 5 सेंटीमीटर बराबर होता है 500 किलोमीटर। तो हम उस पर लिख देंगे मानचित्र में नीचे कि भाई अगर आपको यहाँ से नापते वक्त अगर 5 सेंटीमीटर का वो आता है तो आप सोच सकते हैं उसको कि 5 सेंटीमीटर बराबर होगा 5 किलोमीटर। तो हम इससे पता लगा सकते हैं। तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहते हैं। तो जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पर दर्शाया जाता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को हम मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। मतलब जिसमें ज्यादा दूरी होती है, जब हम उसको छोटे लेवल पे बनाते हैं तो उसको छोटा मानचित्र यानी कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र बनाते हैं। लेकिन जब हम छोटी जगह को जब लंबा करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं तो उसको हम बड़े पैमाने का मानचित्र बोलते हैं। समझ में आया? जब एक देश से दूसरे देश की दूरी को दर्शाएंगे तो वो छोटा करके दर्शाएंगे तो उसको छोटे पैमाने वाला, और जब एक गांव से दूसरे गांव को दर्शाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसके बीच की दूरी तो कम होगी, और तो हम उसको बड़ा करके दर्शाएंगे तो हम इसको बड़े पैमाने का मानचित्र बोलेंगे। समझ में आया? इससे हमें और अधिक जानकारी, या फिर जब हम गूगल मैप का वो चलाते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि क्या चीजें होती है और वो कितनी चीजों को दर्शा रहा है ना। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल मानचित्र है, ये है ना। एग्जाम्पल मानचित्र है जो कि एक रफ बनाया गया है, मतलब रफ के तौर पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, सामुदायिक केंद्र का ये बनाया गया है, ये पीओ है यानी कि पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, ये दुकान है, यहाँ से ये बी दुकान हो गई, ये ए हो गया, ये एम हो गया, इसको सी डी ई इनसे दर्शाया गया। ये फिर आपका क्या, करीम का घर है, ये शीला का घर है, ये आपका क्या है, विकास का घर है। यहाँ पर क्या है, ये विद्यालय है, यहाँ पर ये कुआं है, यहाँ पर ये पेड़ है, ये खेल का मैदान है, यहाँ पर देखिए आपका फलोद्यान है। तो अब देखिए अगर किसी का भी, अगर मुझे सपोज करो मुझे विद्यालय से समुदाय की दूरी को निकालना है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कर लूंगा, नाप लूंगा, और यहाँ तक की दूरी जब मैं यहाँ नापूंगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा। इस दूरी को नापने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कि 50 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर होता है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि स्कूल कितने सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 6 3 9, हम मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर की इंटू करना है किससे, 10 मीटर तक। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो गया, 100, यानी कि 100 मीटर की दूरी हो गई यहाँ से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप अपने आसपास की चीजों का या फिर अपने स्कूल का या फिर अपने आसपास जैसे आप ट्यूशन जाते हैं तो उसकी बीच की दूरी या अपने अपने घर के आसपास की दूरी का एक ऐसे ही रफली मैप बनाइए और ये देखिए कि वो कितनी कितनी दूरी पर है और उसका आप मेजरमेंट करके देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि मैप किस तरीके से डिजाइन करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
और आपको मैपिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि भाई मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको समझ में आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक क्या करिए, शेयर कीजिए और अपने स्कूल ग्रुप में डालिए, ताकि और बच्चों को भी क्या हो सके, उनको सीख मिल सके, वो पढ़ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपके लिए एक और न्यूज है, जाते जाते आप गूगल प्ले स्टोर से ओरम एडुकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें आपको फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं, वैसे तो होंगी, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, फ्री नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे, कैरियर काउंसलिंग मिलेगी, इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग मिलेंगी। मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी वीडियोज़ फ्री मिलेंगी, वीडियो लेक्चर PDF सब चीज़ आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों से फिर आपको क्यों झिझकना, या फिर आप क्यों लेट हो रहे हैं? तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और उनके उम्मीदों पर खरा उतरिए और अपने भविष्य में अपने कामयाब होइए। जो आपको बनना है, आप, मेरी यही दुआ है कि आप पढ़ लिख कर वो बन सकें और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सके, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकें और आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो। बस यही मैं आपसे दुआ करूंगा। बाकी देखिए, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन पढ़ते रहिए, इसी तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे।